गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आज हम नगरीय भूगोल के नया टॉपिक ग्रोथ ऑफ टाउन्स इन रेनेसा एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पीरियड, इसके बारे में हम बात करने आए हैं। माई सेल्फ डॉक्टर संदीप यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। ये जो रेनेसा और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाला जो समय है, ये लगभग 1500 से 1800 ईस्वी तक माना गया है। इसको हम बोलें तो पुनर्जागरण और बारूक युग भी बोलते हैं। यह मध्य युग की समाप्ति तथा आधुनिक युग के वास्तविक प्रारंभ के बीच का मिला जुला समय है। बारूक युग की संक्रमणशील अवधि में यद्यपि यूरोप के नगरीय विकास ने तुलनात्मक स्थायित्व का अनुभव किया, लेकिन अमेरिका के महाद्वीपों तथा ऑस्ट्रेलिया के नगरों का जन्म क्रांतिकारी युग कहा जा सकता है, क्योंकि मध्य युग के अंत में ज्ञात दुनिया की सीमाओं का विस्तार होना, इसी के आसपास राष्ट्र राज्यों का उदय हो जाना और महासागरीय व्यापार का विकास होना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण घटनाएं थीं, जिनके कारण कुछ अन्य तकनीकी सुधारों एवं आविष्कारों के सहयोग से यूरोप के उभरते हुए राष्ट्रों ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड इत्यादि ने नए भागों का उपनिवेशीकरण तेजी से प्रारंभ किया। यूरोपीय उपनिवेशीकरण के क्षेत्र सभी महाद्वीपों में फैल गए थे और इन्हीं के साथ नए क्षेत्रों में बहुत से नगरों का जन्म और विकास शुरू हुआ। और नगरीय विकास के प्राचीन क्षेत्रों में भी नए नगरों के जन्म के अतिरिक्त पहले के नगरों की आकारिकी में यूरोपीय सभ्यता के तत्वों ने तेजी से घुसपैठ करते हुए उनको दोहरा स्वरूप प्रदान करना शुरू किया, जिसमें एक तो पहले से मौजूद नगरों का स्थानीय रूप था और दूसरा वहाँ पाश्चात्य सभ्यता ने जो रूप इनको प्रदान किया। यूरोप के विपरीत भारत में मुगलकालीन स्थिरता तथा इसके बाद के ब्रिटिश प्रयासों ने नगरीय विकास को बहुत अधिक प्रभावित किया है। 15वीं शताब्दी के अंतिम दशक में अमेरिका की ओर जाने वाले अटलांटिक महासागरीय मार्ग तथा केप मार्ग के खोज ने जहां एक तरफ अटलांटिक तट के नगरों का तीव्र विकास किया, वहीं दूसरी ओर भूमध्य सागरीय बंदरगाहों नगरों या भूमध्य सागरीय व्यापार पर आश्रित नगरों का पतन होता गया, जिसके कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं। पेरिस को छोड़कर यूरोप के अन्य बड़े नगर कुस्तुनतुनिया, जो वर्तमान में कॉन्स्टेंटिनोपल है, नेपल्स, एड्रियानोपुल, वेनिस, मिलन, लिस्बन, ग्रेनाडा इत्यादि भूमध्य सागरीय व्यापार के क्षेत्र में स्थित थे और इनमें से केवल कुछ ही अन्य नगरों की तुलना में अपने विकास को स्थिर या कायम रखने में सफल हुए, और वह भी थोड़े दिनों तक। बारूक युग की एक और बड़ी देन नगरीय आकारिकी के लिए है और वह है नगरों की बारूक योजना, जिससे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी यह है कि यह रेखा गणितीय नियमितता के साथ चौड़ी कर्णवत सड़कों का एक या अधिक केंद्रीय बिंदुओं से निकलकर अर्धव्यास की तरह चारों तरफ फैलना या रेडिएट हो जाती थी। इस प्रकार के नगर का संपूर्ण प्रतिरूप तारे की आकृति का बन जाता है। बारूक नगरों में कार्यान्वयन के खर्च पर कम ध्यान देते हुए स्थलीय असुविधाओं को दूर करने की पूरी कोशिश की जाती थी, जिससे मूल योजना लगभग पूरी तरह कार्यान्वित की जा सके। लेकिन आधुनिक आवागमन के साधनों, आवश्यकताओं एवं स्वरूप को देखते हुए आधुनिक नगरीय जीवन के लिए इसकी उपयोगिता कम हो जाती है। यह योजना परिवर्तनशील भी नहीं थी, जिससे नगर के क्षेत्रीय विस्तार या बदलती हुई आवश्यकताओं के कारण इसमें इच्छित परिवर्तन करना मुश्किल से ही संभव था। इन असुविधाओं के बावजूद कुछ बड़े तथा छोटे वर्तमान नगरों का प्रारंभिक ढांचा बारूक योजना पर ही आधारित है, जैसे टोक्यो, शिकागो, नई दिल्ली और सैन फ्रांसिस्को। वॉशिंगटन नगर के लिए भी बारूक योजना का सुधरे हुए रूप में उपयोग किया गया।
यहाँ की सार्वजनिक इमारतें, चौड़ी सड़कें, त्रिज्यात्मक प्रतिरूप तथा दृश्यों एवं हरियाली से युक्त उन्मुक्ता बारूक योजना की ही विशेषताएं हैं और ये सब हमारी राजधानी नई दिल्ली में पूर्णतः सुरक्षित रूप से हमें देखने को मिलती हैं। अब बारूक युग में यूरोप और अफ्रो एशिया का क्या हाल था, इसके बारे में हम देखते हैं कि बारूक युग के यूरोप में नए नगरों की स्थापना कम हुई, मौजूद नगरों का विकास ही अत्यधिक हुआ। पश्चिमी और मध्य यूरोप में नगरीय विकास के मामले में रिक्त क्षेत्र बहुत कम बचे थे, लेकिन उत्तरी यूरोप में नगरीय विकास का कार्य अभी अधिक बाकी था, जो बारूक युग में काफ़ी हद तक पूरा हुआ, विशेषतः स्वीडन द्वारा नियंत्रित क्षेत्रों में। इस अवधि में स्वीडन के प्रयासों से अबो, ओस्लो, हेलसिंकी सहित बहुत से नगरों का विकास हुआ। डेन्यूब के मैदानों में नगरीय विकास लगभग 15वीं शताब्दी के मध्य से 3 शतकों की उस अवधि में अवरुद्ध या पिछड़ा रहा, जहाँ यहाँ तुर्क लोगों का नियंत्रण था। यूरोप में लगभग 150 वर्षों के उत्तर मध्य युग की अवस्थिति और विपरीत परिस्थितियों के बाद 16वीं शताब्दी में नगरीय वृद्धि काफ़ी तीव्र देखी गई, क्योंकि इस शताब्दी में आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों में काफ़ी परिवर्तन हुए। व्यापारियों को सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव बढ़ गया, उनका धन के नियंत्रण के साथ शक्ति का संबंध अधिक हुआ और इन दोनों, धन और शक्ति का स्थान सर्वोच्च था। कमज़ोर एवं बिखरे हुए जागीरदारी राज्यों के एकीकरण के साथ आधुनिक तरह के केंद्र नियंत्रित राष्ट्रों के विकास ने नौकरशाही को अधिकतम समृद्ध बनाया, जिसके कारण राजकीय कर्मचारियों की वृद्धि हुई और अधिकांश प्रभावशाली लोग सरकार के समीप ही रहना चाहते थे, तो वो नगरों में ही बसने शुरू हुए और नगरों का विकास हुआ, क्योंकि यहाँ पर दुर्गरक्षी सेना भी रहती थी। साथ ही वहाँ पर कार्यालय भवनों का भी विकास हुआ, उनका निर्माण शुरू हो गया। उद्योग धंधों के स्वरूप एवं वितरण में काफ़ी परिवर्तन होने शुरू हुए, क्योंकि कुछ उद्योगों के लिए लकड़ी के कोयले एवं बहते जल की आवश्यकता पड़ी। गिल्ड के प्रतिबंधों से छुटकारा पाने के प्रयास हुए और फलतः ग्रामीण और अन्य क्षेत्रों में भी उद्योग धंधों का विस्तार प्रारंभ हुआ। व्यापार, धर्म और राजनीति अब एक दूसरे से गुंथे हुए ना होकर अलग अलग प्रभावों के रूप में उभरने लगे और नए आक्रामक हथियारों ने नए ढंग की किलेबंदी को प्रोत्साहित किया तथा कचहरियां या शाही दरबार आर्थिक शक्ति के शीर्ष के रूप में थे, जिनके आसपास नागरिक क्रियाकलापों की अधिकता देखने को मिलती थी। प्रभावशाली वर्ग तथा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मार्गों के इन्हीं स्थानों पर अधिक केंद्रित होने से शिल्प उद्योगों का भी विकास यहाँ अधिक हुआ। 17वीं शताब्दी के यूरोप के महानतम नगरों में कुस्तुनतुनिया को छोड़कर, जो सबसे बड़ा शहर था उस समय का, लंदन, नेपल्स तथा पेरिस के नाम सबसे पहले हम लेंगे, क्योंकि जिनमें लंदन और पेरिस का विकास काफ़ी तेज गति से हुआ। 17वीं शताब्दी में इन तीनों की जनसंख्या 2 लाख से ऊपर तथा 2.5 लाख के आसपास थी। कुस्तुनतुनिया इस समय 7 लाख का नगर बताया जाता है। रोम, लिस्बन तथा पालेर्मो भी 1 लाख के आसपास के शहर देखने को मिले उस समय। बेल्जियम के एंटवर्प नगर का विकास 14वीं शताब्दी में व्यापारियों की जो वरीयता है उसके कारण तेज़ी से शुरू हुआ और 16वीं शताब्दी में जब यह व्यापारिक संपन्नता के शिखर पर था, इसकी जनसंख्या 1 लाख से ऊपर पहुंच गई। 1568 में इसकी जनसंख्या जो थी वो 1,05,000 बताई गई है, लेकिन हॉलैंड के नए राज्य के रूप में उभरने से यह पतन की ओर अग्रसित हो गया और इसी समय एम्स्टर्डम तथा हैम्बर्ग का बड़े नगरों के रूप में उभरना शुरू हुआ। एम्स्टर्डम भी बारूक युग की समाप्ति तक 2 लाख का नगर बन चुका था। बारूक युग में जर्मनी का विशालतम नगर हैम्बर्ग ही था। फ्रांस में भी मार्सलीज, रोन, नांटीज और बॉर्डेक्स जैसे बंदरगाह नगरों का विकास अधिक हुआ।
आंतरिक नगरों का कम। बारूक युग के यूरोपीय नगरों के में पास के क्षेत्रों में शरणार्थियों के आने तथा जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि के कारण नगरों की जनसंख्या काफ़ी घनी हो गई, जिससे खुले स्थान भर गए और स्वास्थ्य एवं सफाई की समस्याएं भी पैदा हुई, जिसके कारण एक तो नई नगरीय सुविधाओं जैसे नली युक्त जल पूर्ति की व्यवस्था का विकास हुआ और दूसरे नगरों का जो है ऊर्ध्ववत विस्तार काफ़ी अधिक हो गया। ऊर्ध्ववत से जो मेरा तात्पर्य है वो है कि नगर या तो आपके क्षैतिज रूप में फैलते हैं, जो आप यूँ समझें यूँ विस्तार हुआ उनका नगरों का है, और अब जो नगर देखने को मिल रहे थे वो ऊंचाई में देखने को मिल रहे थे, मतलब बहुमंजिला इमारतें ज़्यादा उसमें बननी शुरू हुई। 2-3 मंजिलों के मकानों की जगह 4-5 मंजिलों के मकानों ने ले लिया और जेनेवा पेरिस में 5 से 6 मंजिलों के मकानों का निर्माण हुआ तथा एडिनबर्ग में 8 या इससे भी अधिक मंजिलों के मकान बनने शुरू हुए। पहले की जो संकड़ी सड़कों की तुलना में अब सड़कें अधिक चौड़ी बनाई गई। पेड़ों की छाया से युक्त एवेन्यूज़, एक पेड़ों का वो होता है, दोनों सड़क के दोनों किनारे पेड़ होते हैं, उनकी जो टहनियाँ वो आपस में एक दूसरे गुज जाती हैं तो एक द्वार जैसा सा बन जाता है, छायादार द्वार, उसको हम एवेन्यूज़ कहते हैं। यह उस समय की एक विशेषता थी। प्रभावी वर्ग के विकास के लिए भव्य महलों का निर्माण हुआ, जिनमें फव्वारों तथा बगीचों के लिए भी स्थान था। कचहरी का महत्व इतना बढ़ा कि बाहर से आने वालों के लिए होटलों का निर्माण भी आवश्यक हो गया। बारूक नगरों की एक और विशेषता है, लगभग 1600 ईस्वी में के आसपास प्रमुखतः उच्च वर्ग के लोगों के लिए निर्मित आवासीय चौक अर्थात खुले स्थान के चारों ओर आवासीय निर्माण, जिनके साथ संभवतः एक चर्च भी होता था, उसका स्वरूप बदलने लगा। बाद में ये चौक सभी वर्गों के लिए खोल दिए गए और वहाँ पर दूसरे वर्गों के भी मकान बनने शुरू हो गए। बारूक युग की अंतिम दोनों शताब्दियों जो कि 1600 से 1800 के मध्य हैं में यूरोपीय उपनिवेशीकरण ने पहले बताए गए केवल कुछ नगरों को छोड़कर अमेरिका के शेष सभी नगरों तथा ऑस्ट्रेलिया के भी आधुनिक नगरों की नींव डाली। दक्षिण पूर्वी एशिया में भी सिंगापुर, रंगून और मनीला सहित बहुत से नगरों तथा भारत के प्रसिद्ध बंदरगाह नगरों बम्बई, कलकत्ता और मद्रास का उदय एवं विकास इन्हीं परिस्थितियों में हमें देखने को मिलता है। शंघाई हालांकि मध्य युग में ही नगर बन चुका था, लेकिन उसका वास्तविक विकास उपनिवेशीकरण के समय ही शुरू हुआ, विशेषतः 19वीं शताब्दी के मध्य में। हांगकांग भी इसी युग का नगर है। अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भागों में जहां भौगोलिक सुविधाएं अनुकूल थी, वहीं नगरों का विकास हमें अधिक देखने को मिला। ऐसे भागों में प्रमुख हैं नाइजीरिया, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और लाल सागर एवं नील नदी के बीच का कुछ भाग। ज़ाम्बेज़ी नदी के दक्षिण में जिम्बाब्वे एकमात्र प्रसिद्ध नगर था। अफ्रीका के अधिकांश शेष नगर औपनिवेशिक अवधि में ही विकसित हुए। सहारा के दक्षिण स्थित अफ्रीका में वास्तविक नगरों का विकास भिन्न भिन्न समय पर औपनिवेशिक प्रवृत्ति के यूरोप वासियों ने किया। जोहान्सबर्ग, केप टाउन, लियोपोल्डविले तथा एलिजाबेथविले इत्यादि नगर इसके हम उदाहरण देख सकते हैं। अफ्रीका और एशिया के विकासशील देशों की नगरीय संरचना में उपनिवेशवाद के इस दौर ने ही आगे चलकर औद्योगिक तत्वों को मिश्रित किया। ये हम बात कर रहे थे एशिया और अफ्रीका के संबंध में, यूरोप के संबंध में। अब हम बात करेंगे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के संबंध में। 16वीं शताब्दी के प्रथम औपनिवेशक नगर उपनिवेश देशों की संपदा के शोषण के लिए निर्मित छोटे छोटे बंदरगाहों या व्यापारिक बाह्य चौकियाँ, जिनको हम मर्चेंटाइल आउटपोस्ट कहते थे, के रूप में थे, जो यूरोपीय नगरों की रक्षा के लिए बनाए गए किलों पर केंद्रित बस्तियों के रूप में थे। 17वीं शताब्दी में स्थायी निवासियों ने इन बस्तियों के कार्यों का और विस्तार करके उन्हें अधिक स्थायित्व और संपन्नता प्रदान की तथा कुछ नई ऐसी औपनिवेशिक बस्तियों को भी जन्म दिया। संयुक्त राज्य में हालांकि प्रारंभिक नगरीय बस्तियों की स्थापना स्पेनिश लोगों ने दक्षिण पश्चिम तथा
फ्लोरिडा में 16वीं शताब्दी में ही कर दिया था तथा 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में फ्रांसीसी और डच लोगों ने भी इस दिशा में छुटपुट कार्य किया। लेकिन उत्तरी अमेरिका में 1585 से शुरू हुआ अंग्रेज उपनिवेशीकरण अगली शताब्दी के अंतिम वर्षों तक नगरीय विकास का मुख्य कारक बन गया था। संयुक्त राज्य के प्रथम महत्वपूर्ण आधुनिक नगरों बॉस्टन, फिलाडेल्फिया और न्यूयॉर्क की बस्तियों का प्रारंभ 17वीं शताब्दी में ही हुआ। इसी समय नगरों के रूप में इनकी स्थापना क्रमशः 1630, 1682 और 1624 से 1664 ईस्वी के बीच में हुई। शताब्दी की जो समाप्ति थी 1700 की ईस्वी की के समय बोस्टन लगभग 6700 तथा फिलाडेल्फिया और न्यूयॉर्क दोनों लगभग 4500 व्यक्तियों के नगर थे। न्यूयॉर्क का इतिहास 1609 ईस्वी में हडसन नदी की खोज के आसपास से शुरू होता है। 1615 में मैनहट्टन के दक्षिणी किनारे में एक व्यापारिक चौकी की स्थापना तथा 1624 में मैनहट्टन द्वीप के दक्षिणी छोर पर स्थापित कॉलोनी न्यू एम्स्टर्डम से न्यूयॉर्क बस्ती का प्रारंभ होता है, जिसमें 1653 ईस्वी के आसपास जब न्यूयॉर्क की प्रथम दीवार का निर्माण हुआ, जिसे आज हम वॉल स्ट्रीट के नाम से कहते हैं, इसकी जनसंख्या 1000 से थोड़ी सी कम थी। दूसरी दीवार का निर्माण 1745 में हुआ जब इसकी जनसंख्या 13000 थी। न्यूयॉर्क शहर का विकास मैनहट्टन द्वीप पर दक्षिणी छोर से उत्तर की तरफ होता चला गया। 8वीं और 19वीं शताब्दियों के मोड़ पर, जिसके बाद ही अमेरिकी नगरों का तेज गति से विकास देखने को मिलता है, वॉशिंगटन तथा न्यू ऑरलियंस इस समय लगभग 8144 और लगभग 10,000 व्यक्तियों के शहर थे। मैक्सिको सिटी 1,28,000 व्यक्तियों के साथ इस समय नई दुनिया का विशालतम नगर था और संयुक्त राज्य का नगरीय विकास अटलांटिक महासागरीय तट के सहारे न्यू इंग्लैंड और जॉर्जिया के बीच ही सीमित था। इस समय के नगर या तो बंदरगाहों के रूप में तट या नौगम्य नदियों के किनारे स्थित थे। स्पष्ट है कि ये विकास की मुख्य धारा पूर्व से पश्चिम की तरफ होने के कारण भीतरी भागों तथा थोड़ा पश्चिम में स्थित नगरों के विकास का प्रारंभ थोड़ा बाद में हुआ। वर्जीनिया के विलियम्सबर्ग नगर की स्थापना 1633 ईस्वी में हुई और 1699 ईस्वी तक इसकी योजना बनी। एक प्रमुख नगर के रूप में यह विकसित हो गया। कनाडा में भी 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में नगरों की स्थापना फ्रांसीसी लोगों द्वारा क्यूबेक तथा मॉन्ट्रियल से शुरू हुई लगभग 1620 के आसपास तथा बारूक युग के अंतिम दिनों तक टोरंटो की भी स्थापना हो चुकी थी। 18वीं शताब्दी में संयुक्त राज्य के पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र में प्रथम नगरों की स्थापना हुई। इस शताब्दी में विकसित संयुक्त राज्य के प्रमुख नगर हैं बाल्टीमोर, पिट्सबर्ग, डेट्रॉयट, सेंट एंड्रयूज़, सैन डिएगो, क्लीवलैंड, सैन फ्रांसिस्को तथा लॉस एंजलिस। 19वीं शताब्दी के अंत तक नगर निर्माण की प्रक्रिया पूरे देश में फैल गई और 20वीं शताब्दी में धीमी पड़ गई, लेकिन पहले से स्थापित नगरों की जनसंख्या वृद्धि इस शताब्दी में भी काफ़ी तेज़ी से जारी रही। दक्षिणी अमेरिका में यद्यपि स्पेन का उपनिवेशीकरण 16वीं शताब्दी में ही शुरू हो गया था, लेकिन महाद्वीप में प्रमुख नगरों की स्थापना का कार्य 17वीं शताब्दी में ही प्रमुखता से हमें देखने को मिलता है। आज का दूसरा विशालतम नगर ब्यूनस आयर्स 1602 में केवल 500 व्यक्तियों की एक छोटी सी बस्ती थी। 1664 में 4000 तथा 1800 में इसकी जनसंख्या 40,000 थी। औपनिवेशिक नगरों में लीमा काफ़ी प्राचीन है, क्योंकि 16वीं शताब्दी के अंत में इसकी जनसंख्या 14,000 से अधिक बताई गई है। पूर्वी तटीय ब्राज़ील के परनामकुंगो, बाहिया तथा रिया डी जेनेरो 17वीं शताब्दी में संभवतः 10,000 से कम के नगर नहीं थे। इनकी स्थापना ब्यूनस आयर्स से पहले ही हुई थी। चिली का सैंटियागो नगर भी 17वीं शताब्दी में 5,000 का नगर बताया जाता है।
ऑस्ट्रेलिया में मध्य युग के समय में यद्यपि एक नगर के अस्तित्व के बारे में प्रमाण मिलते हैं, लेकिन इस महाद्वीप या देश का आज का नगरीय विकास पूरी तरह से उपनिवेशवाद की ही देन है। महाद्वीपों में सबसे बाद में नगरीय विकास ऑस्ट्रेलिया में ही शुरू हुआ। 18वीं शताब्दी के अंत में और अधिकांश प्रमुख वर्तमान नगरों की स्थापना 19वीं शताब्दी में हुई। सिडनी में बसने वाला प्रथम व्यक्ति 1788 में आया। 19वीं शताब्दी के अंत में मेलबोर्न तथा सिडनी 4.5 लाख से अधिक जनसंख्या के साथ ऑस्ट्रेलिया के विशालतम नगर बन चुके थे। बारूक युग के विश्व के विशालतम नगरों में पेकिंग, कुस्तुनतुनिया, आगरा, काहिरा, दिल्ली, लंदन, पेरिस, ईदो टोक्यो का पुराना नाम है, कैंटन, ओसाका तथा इस्फहान जो कि ईरान के अंदर है, ये प्रमुख शहर देखने को हमें मिलते हैं। तो हम अभी जो बात कर रहे थे वो थी 1500 से 1800 ईस्वी के बीच में नगरों का विकास कैसे हुआ। इसको हम बारूक युग बोलते हैं या इंग्लिश में कहें तो रेनेसा पीरियड एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाला समय कहते हैं। और 1800 के बाद का जो समय है वो हम नगरीय भूगोल में आधुनिक काल बोलते हैं। और आधुनिक काल में नगरों का विकास कैसे हुआ, इसके लिए हम शीघ्र नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।